हेलो एंड वेलकम टू प्रूडेंट आईएएस वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। आज हम बात करेंगे आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखने में तो ये आर्टिकल बहुत ज्यादा लेंदी लग रहा है, बट ट्रस्ट मी इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। दैट्स व्हाई इट इज ऑफन सेड एज द बैकबोन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। इस एक आर्टिकल के साथ साथ आपको वेरियस राइट्स मिल रही हैं, ना सिर्फ सिटीजन्स को बल्कि स्टेट को भी, क्योंकि स्टेट्स के पास भी पावर है कि वो कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा सकता है। तो इस सब के बारे में हम डिटेल में जानते हैं। आर्टिकल 19 इज अबाउट प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच। अब देखिए, इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और ये डेमोक्रेटिक नेचर को रिफ्लेक्ट करता है ये आर्टिकल 19। आप इसको हमेशा सब्सटैंशिएट करने में यूज कर सकते हैं, क्योंकि इतने साल हम ब्रिटिशर्स के अंडर रूल में रहे थे, तब हमारे पास कोई राइट्स नहीं थी, कभी भी कुछ भी बंदिशें लगा दी जाती थी, किसी को उठा के जेल में डाल दिया जाता था। इसलिए जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया तो आर फाउंडिंग फादर्स, द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स, वर एक्सट्रीमली अडामेंट कि इंडियंस को, हमारे जो सिटीजन्स हैं, उनको हम कुछ ना कुछ राइट्स देंगे जिसके लिए वो अब तक डिप्राइव्ड थे। क्योंकि देखिए, यूएस हो, बहुत सारी और कंट्रीज है, वहां पे सिटीजन्स को बहुत सारी राइट्स दी गई हैं। यूएस में तो आप आर्म्स भी रख सकते हैं अपने साथ, ये राइट्स भी अवेलेबल हैं। तो उसी नोशन में हम ये राइट्स पढ़ेंगे। तो आर्टिकल 19 कंप्राइजेज ऑफ 6 राइट्स जो दी गई हैं सिटीजन्स को, और 6 आप कह सकते हैं स्टेट को। लेट्स फर्स्ट रीड दिस आर्टिकल। ऑल सिटीजन शैल हैव द राइट। तो सबसे पहला हमें क्या मिल गया? ऑल द सिटीजन्स। ये राइट केवल सिटीजन को दी गई है, ऑल पर्सन या फॉरेनर्स इसमें इंक्लूडेड नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट। अब सिटीजन्स के पास 1 2 3 4 5 6 अर्लियर ओरिजिनली जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें 7 राइट्स थी, बट जैसा कि सबको पता है एफ वाली जो राइट है वो ओमिट कर दी गई है। दैट इज राइट टू प्रॉपर्टी, जो पहले आर्टिकल 19 में कवर होती थी वो अब ओमिट हो गई है और वो 300A में आया, जिसको हम सेपरेटली जब हम आर्टिकल 300A कवर करेंगे तब पढ़ेंगे। तो अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट वी हैव राइट नाउ इज आर्टिकल 19 6 राइट्स: freedom of speech and expression, assemble peacefully without arms, form association or unions, move freely throughout the territory of India, reside, settle in any part of the territory of India, and to practice any profession, carry out any occupation, trade or business. सिंपल राइट्स हैं, बट इसके साथ साथ क्या क्या टेक्निकलिटीज है, कौन से केस लॉज इन्वॉल्व है, अब हम उसको भी डिस्कस करेंगे। एंड आई विल ऑलवेज सजेस्ट आप क्लॉज बाय क्लॉज पढ़िए। ये जो राइट्स दी गई हैं सिटीजन्स को, तो ये भी ध्यान में रखा गया है कि ये एब्सोल्यूट राइट्स नहीं है, इनका मिसयूज ना किया जाए। उसी के लिए ये अगले 6 यानी 19(2) से लेके 19 क्लॉज 6 तक क्या दिया गया है? रेस्ट्रिक्शंस, जिनको हम कहते हैं रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। सो आर्टिकल 19 कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। 19(1) 6 राइट्स which are citizen oriented, and 19 clause 2 to clause 6 जो है वो है स्टेट के लिए जो राइट्स, दैट इज अबाउट द रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। तो वेरियस सुप्रीम कोर्ट रूलिंग, चाहे AK गोपालन हो, हनीफ कुरैशी, उसमें ये बोला गया है कि जो भी स्टेट रेस्ट्रिक्शन लगा रहा है, अगर सरकार कह रही है कि इस टाइम पे आप यहां नहीं जा सकते हैं, ठीक है, या आप लोग इकट्ठा नहीं हो सकते, हम कोई ना कोई धारा लगा रहे हैं, तो वो चीज रीजनेबल होनी चाहिए, तानाशाही नहीं होनी चाहिए। अब स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट से। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 का पार्ट A, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इसको हम तुरंत साथ में पढ़ेंगे। आर्टिकल 19 क्लॉज 2, इसमें क्या दिया गया है? इस राइट के लिए 8 रेस्ट्रिक्शंस। क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस हैं? सॉवरेनिटी, इंटेग्रिटी ऑफ द इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट्स, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट्स, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, मोरालिटी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डिफेमेशन एंड इंसाइटमेंट ऑफ एन ऑफेंस। ऐसे 8 रेस्ट्रिक्शंस दिए गए हैं। लेट्स डिस्कस दीज इन सम डिटेल। अब आर्टिकल 19(1) कहने को तो सिर्फ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, दैट इज फॉर से, बट इट कवर्स अ नंबर ऑफ राइट्स, बिकॉज टाइम एंड अगेन सुप्रीम कोर्ट ने इसके अंडर कुछ ना कुछ राइट्स इंक्लूड करी गई हैं। कुछ मेजर केसेस हैं जो हम समझ लेते हैं। अभी रिसेंटली जो नवतेज सिंह जौहर और यूनियन ऑफ इंडिया का डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ होमोसेक्सुअलिटी हुआ था,
वो भी आता है आर्टिकल 19 के अंडर। तो जब हम आर्टिकल 19 पढ़ रहे हैं, हमें ध्यान रखना है क्या डायनामिक चेंजेस हुए हैं, क्या क्या एडिशंस हुए हैं। आर्टिकल 19 में अब सिर्फ 6 ये राइट ही नहीं रह गई हैं, बल्कि बहुत सारी और राइट्स ऐड हो गई हैं। तो सबसे पहले एक ये राइट हो गया, बिकॉज आप देखिए स्पीच एंड एक्सप्रेशन में क्या क्या कवर हो सकता है। राइट टू स्पीच पे आप रिसीव भी कर सकते हैं, यू कैन इवन एक्सप्रेस योर सेल्फ एंड यू कैन इवन मेंटेन सीक्रेसी। तो उसी के अंडर ये हुआ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट केस इज बिजॉय मैनुअल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। वेरी इंटरेस्टिंग केस। आपको याद होगा थोड़े टाइम पहले एक मैंडेटरी गाइडलाइन आ गई थी, सारे सिनेमा हॉल्स में नेशनल एंथम प्ले होने लगा था। और केरला में एक स्पेसिफिक केस हुआ जहां पे एक स्कूल में नेशनल एंथम प्ले हो रहा था और 3 बच्चे जो जेहोवा बिलीफ के थे, उन्होंने उस टाइम पे क्या करा, जब नेशनल एंथम प्ले हुई तो वो स्टैनिटीज की पोजीशन में तो आ गए, लेकिन उन्होंने अपने माउथ से उसको गाया नहीं, उसको रिसाइट नहीं किया। तो जो वहां की हेडमिस्ट्रेस थी, उन्होंने बोला कि ये चीज गलत है और आपको नेशनल एंथम गाना पड़ेगा। बट इस रूलिंग की वजह से इन बच्चों पर कोई भी केस नहीं हो पाया। क्यों? ये कहा गया कि जब नेशनल एंथम प्ले हो रही थी तो ये बच्चे स्टैनिटीज की पोजीशन में थे, जो कि काफी है नेशनल एंथम को रिस्पेक्ट देने के लिए अंडर दी नेशनल ऑनर एक्ट ऑफ 1971। अब नेशनल ऑनर एक्ट क्या है? तो देखिए नेशनल सिंबल्स जितने भी हैं, नेशनल फ्लैग है हमारा, नेशनल सॉन्ग, नेशनल एंथम, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक एक्ट बनाया गया है। आप इसको डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो उसके अंडर इतना काफी था कि आप स्टैनिटीज की पोजीशन में थे और आपने किसी भी प्रकार का कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं शो करा। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्व करा कि इन बच्चों पे कोई भी प्रकार का केस नहीं हो सकता है एंड thus article 19 also includes the right to remain silent. So very important addition via this case. Next important one was, अब जब ये आर्टिकल्स फ्रेम हो रहे थे उस टाइम पे जो कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स हो रही थी उसमें BR अम्बेडकर ने कहा कि प्रेस को यानी जो मीडिया है उसको अलग से राइट देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो हम आर्टिकल 19 के अंडर ही कवर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमने कहां से बोरो किया है, उसका जो इंस्पिरेशन हम कह सकते हैं वो है यूएस का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका फर्स्ट अमेंडमेंट, और उसमें लिखा गया है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड ऑफ प्रेस एज वेल। तो टाइम एंड अगेन सुप्रीम कोर्ट ने यही इंटरप्रेट किया गया कि देखिए जहां से आप आ रहे हैं, जो आपका बैकग्राउंड है, यानी कि ये जो आर्टिकल है इसका मेन इंस्पिरेशन है यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट, तो हम वहां से ही जब इंस्पायर हुए तो वो सारा कवरेज भी यहाँ पे अप्लाई होगा। इसीलिए जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन आर्टिकल 19। अब ऐसे पढ़ने में लगेगा रट्टाफिकेशन है, बट इसको हम जब समझेंगे, जैसे 1975 इमरजेंसी हुई थी, प्रेस पे कितने सारे रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए। बिफोर इंडिपेंडेंस तो देखिए रेस्ट्रिक्शंस आम बात थे, बट जब हमें आज़ादी मिल गई, हम एक डेमोक्रेटिक नेचर की कंट्री हो गए, उसके बाद भी अगर आपकी प्रेस और मीडिया फ्री नहीं है, जो कि इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं ऑफ डेमोक्रेसी, तो फिर किस बात का कॉन्स्टिट्यूशन? इसीलिए जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है दैट इज ऑल्सो कवर्ड इन आर्टिकल 19। और ऐसी बहुत सारी राइट्स हैं, अ नंबर ऑफ राइट्स, जिनको हम डिस्कस करेंगे तो 1 घंटे का हो जाएगा ये वीडियो। तो दीज वर द मेजर वंस। नाउ लेट्स क्विकली कम टू 19(1)(b, दैट इज टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। अब इसके साथ साथ ही हम पढ़ेंगे 19 का क्लॉज 3, जिसमें रेस्ट्रिक्शन क्या दिया गया है कि सब क्लॉज बी में in the operation of any existing law so far imposes to prevent the state from making any law in the interest of first sovereignty, second integrity and third public order। तो अब जब हम पढ़ेंगे आर्टिकल 19 का B, तो इसमें क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस हैं? SIP, सॉवरेनिटी, इंटेग्रिटी एंड पब्लिक ऑर्डर। तो इसका मतलब ये होता है कि आर्टिकल 19(1)(b के अंडर यू आर अलाउड टू असेंबल, यू आर अलाउड टू कैरी ऑन योर मीटिंग्स, बट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो सॉवरेनिटी, इंटेग्रिटी या पब्लिक ऑर्डर को थ्रेट ना पहुंचे। ऐसे कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं कि देखिए आप सारे लोग इकट्ठा होके कोई एक लीगल काम हो रहा है, फॉर एग्जांपल सरकार का कोई काम है या कोर्ट्स का काम है, उसमें आप बाधा डाल रहे हैं, या फिर किसी को आप धमका रहे हैं, कोई गलत काम के लिए इकट्ठा हो रहे हैं, कोई क्रिमिनल एक्टिविटी प्लान कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें अगर आप करेंगे तो सरकार ऑफ कोर्स आपको रोक सकती है, आपको मना कर सकती है। और साथ ही साथ जो इंडियन पिनल कोड है IPC, उसकी धारा 151 के अंदर आपको जुर्माना भी भुगतना पड़ सकता है। तो दिस राइट ऑल्सो कम्स विद द रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। नेक्स्ट अप इज
19(1) क्लॉज सी, राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियंस। देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शायद सेम प्रोफेशन के हैं, जैसे फार्मर्स हो गए, बैंकर्स हो गए, तो ये सारे जिनके पास एक सेम इंटरेस्ट होता है यूजुअली क्या करते हैं, अब सारे टीचर्स हैं, किसी एक ने मिलकर आवाज उठाई शायद इतनी इम्पैक्ट ना पड़े, लेकिन जब इनका एक पूरा यूनियन हो जाता है तब जब एक ही इंटरेस्ट को आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं तो उसका इम्पैक्ट ज्यादा पड़ता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये चीज अलाउड है कि आप कोई भी एसोसिएशन या यूनियन बना सकते हैं, बट यहां पे भी रेस्ट्रिक्शंस हैं। कौन से रेस्ट्रिक्शंस हैं? आर्टिकल 19(1) क्लॉज सी के लिए हम पढ़ेंगे आर्टिकल 19 क्लॉज 4। अब देखिए मैं बिना क्लॉजेस को मेंशन करके भी बता सकती हूं, बट आप क्लॉज को थोड़ा समझते हुए पढ़ेंगे तो एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर। इसमें लिखा गया है नथिंग इन दी सब क्लॉज सी, सब क्लॉज सी यानी ये वाली जो क्लॉज है, दैट शैल इफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ एनी एग्जिस्टिंग लॉ इट इम्पोजेस टू प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग। अब इसमें सेम चीज है, वही लिखी जो क्लॉज 3 में थी। एडिशन क्या है? देखिए सॉवरेनिटी एस है, इंटेग्रिटी आई भी ऑलरेडी है, पब्लिक ऑर्डर है, नया एडिशन है मोरालिटी। तो दिस विल इंक्लूड एस आई पी प्लस एम। 4 रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस दिए गए हैं जिनके आधार पे अगर आप कोई ऐसी चीज कर रहे हैं जो ये चीज को वॉयलेट करता है तो आप पे रेस्ट्रिक्शंस इंपोज किए जा सकते हैं बाय दी स्टेट। इसीलिए स्टेट्स को भी ये राइट्स दी गई हैं। नेक्स्ट अप इज 19(1) क्लॉज डी, राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट राइट। क्यों ये दी गई? क्योंकि देखिए इंडिया को हमने एक नक्शा में तो रख दिया, बट यहाँ पे यूनिटी लाने के लिए ये भी जरूरी था कि भेदभाव की भावना ना आए और सारे सिटीजन्स पूरे इंडिया में अच्छे से घूम फिर पाए। अब जो नॉर्थ और साउथ का एक डिवाइड यूजुअली हम कहते हैं वो कैसे हो सकता है? आप कुछ लोग नॉर्थ से साउथ जब घूमने जाएंगे, उनके कल्चर को जानेंगे, साउथ से लोग नॉर्थ में आएंगे, रिसाइड करेंगे, सेटल करेंगे, तो ये सारी चीजों को ध्यान में रख के क्लॉज डी एंड ई दोनों ही है। To move freely throughout the territory of India and to reside and settle in any part of the territory of India. तो जब आप कोई भी आर्टिकल को पढ़ रहे हैं कि हमें ये राइट दी गई है तो उसके पीछे का इंटेंशन भी आपको क्लियर होना चाहिए। अब इन दोनों को हम साथ में क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि 19 का डी एंड ई पे जो रेस्ट्रिक्शंस है दैट इज मेंशन्ड इन क्लॉज 5। क्लॉज 5 में रेस्ट्रिक्शंस जिनकी बात की गई है दैट आर इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक और फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब। ओनली 2 रेस्ट्रिक्शंस हैं जो आपको रोक सकते हैं कहीं भी आने जाने से, यहाँ वहां पर रिसाइड या बसने से। अब यहाँ पे इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? देखिए कहीं पे सपोज कोई पैंडेमिक फैला हुआ था, कोरोना में क्या हो गया था, हम पे कर्फ्यू लगा दिया गया था, तो वो क्या था, हमारे मूवमेंट को ही तो रोका जा रहा था। वो था इंटरेस्ट ऑफ द जनरल पब्लिक, या फिर कहीं पे शेड्यूल्ड ट्राइब के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है तो ऑफकोर्स स्टेट हैज दैट पावर कि वो लोगों को रोक सकती है कि भाई आपको ये जगह पे नहीं जाना है। नाउ नेक्स्ट इज 19(1)(f। मैंने बता दिया राइट टू प्रॉपर्टी अब नहीं है, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बाद हटा दिया गया था। अब है आर्टिकल 19(1)(g टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, कैरी आउट एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। तो जब हम इसको समझते हैं ना तो एक सिंपल सी देखिए ये हमारी पूरी लाइफ के लिए है। आप पहले एक अच्छी लाइफ अगर जीना चाहते हैं तो आपके मन में जो है आप उसे फ्रीली बोल पाए, सबसे पहला पॉइंट था। फिर आपने बोल तो दी अपनी बात, अब उसको आपको 4 लोगों को बताना भी है, तो आपने 4 लोग की एक असेंबली बनाई, इकट्ठा करा उन्हें और अपनी बात को कह दिया बिना किसी आर्म्स के। अब आपको 4 लोग को वो बात पसंद आई, अब आपने सोचा मुझे इसको और बढ़ाना है, आपने और 5-7 लोग को बना के एक एसोसिएशन बना लिया, ठीक है। उसके बाद आपने सोचा अब ये चीज मुझे प्रोपेगेट करनी है और लोगों तक भी जाना है, तो उसके लिए हमें मूवमेंट चाहिए था, तो राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया आपको मिल गया। वहां जाके आपको लगा मुझे यहीं बसना है और मुझे यहाँ के लोगों में इस चीज को बताना है, तो आपने राइट टू रिसाइड और सेटल कर दिया। और लास्ट में प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस भी अगर आप वहां पे कैरी करना चाहते हैं, विच इज इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल, क्योंकि कमाएंगे नहीं, खाएंगे नहीं तो जिएंगे कैसे। तो ये सारी राइट्स आर एसेंशियल फॉर अ डिसेंट लिविंग, इसीलिए आर्टिकल 19 को कहा जाता है बैकबोन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। नाउ कमिंग बैक टू आर्टिकल 19(1)(g। अब ये जी के लिए रेस्ट्रिक्शंस कहाँ पे हैं? क्लॉज 6 में। इसमें 2 चीजें बताई गई हैं। पहला ऑफ कोर्स जो इंटरेस्ट ऑफ द जनरल पब्लिक है उसके रिगार्डिंग रेस्ट्रिक्शंस हो सकते हैं, और दूसरा ये है अब कोई भी आप ऑक्यूपेशन कर रहे हैं, जॉब के लिए जा रहे हैं, प्रोफेशन में जा रहे हैं, तो वहां पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है ना। सो देयर आर सम प्रोफेशनल और टेक्निकल क्वालिफिकेशंस विच आर नेसेसरी फॉर यू टू प्रैक्टिस। अब आप बीएड की डिग्री लेके
आप बोल रहे हैं हमें बीटेक करना है, या बीटेक वाले कह रहे हैं हमें एमबीए की जॉब चाहिए, तो ये नहीं हो सकता. तो you will require certain qualifications for certain professions which are allowed. Next, the carrying on by the state or any corporation owned or wholly controlled by the state of any trade, business, industry, service, whether to the exclusion complete or partial of the citizen or otherwise. In short, ये बात कर रहा है state monopoly की. यानी कि कोई भी ऐसा चीज हो सकती है, सपोज बहुत सारी नेशनल इंटरेस्ट में लेके कुछ हो सकता है, डिफेंस सेक्टर को लेके कोई चीजें ऐसी हो सकती हैं जिसमें स्टेट कह सकता है कि इसमें हमारी मोनोपोली रहेगी, ये ट्रेड या बिजनेस सिटीजन्स नहीं कर सकते हैं. तो ये एक तरह से स्टेट के लिए एक राइट हो गई, और सिटीजन्स के जो आर्टिकल 19(1)G है जिसमें उनको इतनी सारी राइट्स दी गई हैं, उस पर ये रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन हो गया होगा. तो दिखने में कितना ज्यादा लेंदी लग रहा था ना, बट दिस इज एक्सट्रीमली ईजी टू अंडरस्टैंड. Try to read it clause along with the restriction and relevant case laws. इसमें बहुत सारे मैंने cases नहीं डाले हैं ताकि आपको कोई confusion ना हो, but I hope Article 19, 6 rights to citizens and the reasonable restrictions which are also the rights to the states are now clear to you all. We'll be back with another interesting video super soon. Thanks for watching.